नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आरजेडी की बिहार प्रदेश छात्र इकाई को भंग कर दिया गया है। तेज प्रताप यादव ने छात्र इकाई को खुद भंग किया है। छात्र संघ चुनाव में दरअसल खराब परफॉर्मेंस इसकी वजह बताया जा रहा है। नए तरीके से अब छात्र संगठन का विस्तार होगा। खुद तेज प्रताप यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये फैसला लेने की वजह क्या बनी। तेज प्रताप जी, न्यूज 18 पर आपका स्वागत है। आपसे ही जानना चाहूंगी, छात्र इकाई को भंग करने की वजह आखिर क्या रही? हेलो जी तेज प्रताप जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? नहीं, छात्र संघ चुनाव जो हुआ था उसमें खराब परफॉर्मेंस हुआ था। हेलो जी। हेलो जी। खराब परफॉर्मेंस के कारण मैंने उसको भंग करने का काम किया है और नए नए लोगों को इसमें नए तरीके से जोड़ने का काम होगा, इसलिए उसको भंग किया गया है। जी तेज प्रताप जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ लोग हैं आपकी नजर में पहले से जो बेहतर काम कर रहे हों और उन्हें आप शामिल करना चाह रहे हैं छात्र इकाई के साथ? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल मेरे नजर में। और रात दिन हम इसी काम में लगे हैं कि अपने संगठन को धारदार और मजबूत किस तरीके से जमीनी स्तर पर इसको किया जाए। तो उसके लिए मैं और राष्ट्रीय जनता दल और छात्र राष्ट्रीय जनता दल रात दिन खून पसीना एक करके और अच्छे अच्छे लड़कों को और नौजवान लड़के को, जो एजुकेटेड लड़के हैं, वैसे लड़कों को जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। और इसको पूरे तरीके से पूरे बिहार में जहाँ जहाँ छात्र नौजवान अपना पार्टी को लेकर के आंदोलन करने का काम करता है, यूनिवर्सिटी लेवल पे काम करने का काम करता है, जी, चुनाव में लड़ने का भी काम करता है, तो इसको संगठन को हम पूरे तरीके से इसको मजबूत करने के लिए और ग्राउंड लेवल पर, क्योंकि 19-20 तो अब नजदीक आने वाला है, तो उसको मजबूत कर रहे हैं, इसलिए उसको भंग किया गया। जी, लेकिन तेज प्रताप जी, जिस तरीके से आपकी पार्टी की हार हुई, राष्ट्रीय जनता दल छात्र संगठन की हार यूनिवर्सिटी के चुनावों में हुई, उसकी क्या वजह मानते हैं आप? नहीं, देखिए उसमें क्या था, छात्र संघ का जब ये चुनाव चला था उस दौरान मैं इधर पटना में था नहीं, मैं बाहर गया हुआ था। और मैंने कमेटी को जो और लोग जो प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनको मैंने सौंपा था, और जी, एक प्रोफेसर हैं अपने पार्टी के मिस्टर रणधीर, उनको सौंप करके मैंने गया था। जी, अब इसमें कुछ जो विरोधी लोगों का भी इसमें हाथ है कि वो लोग जा करके और बिल्कुल। बहुत शुक्रिया तेज प्रताप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो तेज प्रताप बता रहे थे कि आखिर छात्र इकाई को उन्होंने क्यों भंग किया है, एक नए सिरे से फिर तैयारी की जाएगी। बहरहाल अब बात कर लेते हैं सवर्ण आरक्षण बिल की, जिस पर राज्यसभा में चर्चा चल रही है। मंगलवार को लोकसभा में 124वां संविधान संशोधन विधेयक पास होने के बाद आज इसे राज्यसभा में पेश किया गया। राज्यसभा में इस बिल पर बहस जारी है। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत ने राज्यसभा में 124वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। उन्होंने बताया कि इस बिल के पीछे सरकार की मंशा सभी को समान अवसर प्रदान करना है। आइए आपको सुनाते हैं राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष के बड़े नेताओं ने इस बिल पर क्या कुछ कहा। ये संशोधन होने के बाद भारत सरकार को और राज्य की सरकारों को आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग के लोगों को शैक्षणिक संस्थाओं में 10% आरक्षण और सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण देने के प्रावधान करने के अधिकार होंगे। माननीय आनंद शर्मा जी ने संविधान की भावनाओं की चिंता की, अच्छा लगा। जवाहरलाल नेहरू जी की चर्चा की, वो भी अच्छा लगा। लेकिन और अच्छा लगता अगर साथ में आप सरदार पटेल, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद की भी चर्चा कर दिए होते। मैं बिल पर एक बात कहना चाहता हूं। इस बिल में हम क्या कर रहे हैं? मौलिक अधिकार की 2 धाराओं में बदलाव कर रहे हैं, जो हमारे माननीय थावरचंद ने कहा। संविधान की धारा 15 में एक क्लॉज जोड़ रहे हैं जिसमें हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात कर रहे हैं। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी उनको देंगे पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जो बाकी स्थिति है। और 16 में एक क्लॉज 6 ऐड कर रहे हैं जिसमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हम उनके लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को
जगह दे रहे हैं इन एडिशन टू जो SC ST है। और सबसे बड़ी बात क्या है इस बिल में कि अभी जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है SC ST और OBC के लिए वो बरकरार रहेगा, उसको जरा भी नहीं छू रहे हैं। और सब कुछ विचार करने के बाद हम ये आए हैं। उस सभापति जी, मैं आपने से एक सवाल पूछना चाहता हूं। हम सभी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सभी लोग बैठे हैं, और मैं मानता हूं कि सभी लोगों ने अपने तरीके से देश को समझने की कोशिश की है। क्या यह सच्चाई नहीं है कि क्या अगड़े वर्ग के लोग क्या ब्राह्मण राजपूत मजदूर हैं कि नहीं? मैं बहुत विनम्रता से बोलना चाहता हूं। अच्छा, ठीक है, आपने नहीं देखा होगा, हमने देखा है। कृपया बीच में टिक्का टिप्पणी ना करें। माननीय मिस्त्री जी, सीट पर बैठकर टिक्का टिप्पणी करना, आप अनुभवी आदमी हैं, मुझे टिप्पणी नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या यह हमें बताइए आप कि कोई सरकार अगर जिम्मेवारी से काम करे। कृपया अपनी जगह बैठे। क्षेत्रों में पुलिया जाइए, देखिए कितने लोग सफाई कर्मी आप कृपया बहस को चलने दें। माननीय सभापति जी, मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन ये सच्चाई है कि अगड़े वर्ग के लोग भी गरीबी में हैं। गांव में जाइए, आपको अगड़े वर्ग के लोग रिक्शा चलाते हुए मिलेंगे। मैं भी विद्यार्थी में कार्यकर्ता रहा हूं, बहुत दिन हो गया जेपी मोर्चा से काम करते हुए। मैं इस सदन में कहता हूं, घूमता हूं तो देखता हूं कितने गरीब लोग हैं, उनको भी अवसर मिलना चाहिए। अगर हमारी सरकार ने आज सोचा है और बाकी सदन सोच रहा है, इसमें गलत क्या है? इस पर क्यों चर्चा होनी चाहिए? और अगर आपने 5 साल कोई काम नहीं किया तो हम कर रहे हैं, तो सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा होता आप ये कर देते, हमारे लिए काम नहीं छोड़ते। अगर 10% आप रिजर्वेशन दोगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, तो इसका मतलब हुआ कि 4,500 जॉब्स पर ईयर उनको मिलेगी। उससे भी कम, 2250। 4,500 जॉब्स उनको मिलेंगे। 50% तो रिजर्व है ऑलरेडी। हाँ, नहीं, आप मान भी लो तो मतलब कि दिस कंट्री इज 1.3 बिलियन पीपल, 800 मिलियन पीपल लिव इन लेस देन 10,000 रुपीज अ मंथ, and you have brought this bill to benefit 4,500 people. Is this the mindset that you have? This is the kind of bill that you are amending the constitution for? सब लोग यही लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, और जब क्या कहते हैं कि जब हम लोगों ने दलित जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने वही जजमेंट दिया जो बीएसपी की नेता सुप्रीमो ने अपने जो 2007 में जो है जब मुख्यमंत्री बनी थी, तो उन्होंने कहा था इसका मिसयूज हो रहा है और इसमें संशोधन होना चाहिए, और एक गिरफ्तारी के पहले इसका क्या कहते हैं कि जांच होनी चाहिए। उसी के आधार पर उन्होंने दिया। और जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो है जब पास करके दोनों सदन में के खिलाफ में लोगों ने जो है आंदोलन करना शुरू किया, कुछ लोगों ने, सब लोग चुप्पी लगा दिए, सब लोग कोई बोले नहीं कि क्यों आप कर रहे हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आसान है, कहना बड़ा आसान है और करना क्या कहते हैं बड़ा कठिन होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने यदि कहा है कि सबका साथ सबका विकास। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरी पार्टी जनता दल यू इस बिल के समर्थन में है और हम लोग इसका स्वागत करते हैं। बहुत ही ईमानदारी और निष्ठा के साथ ये पूरा का पूरा जो आज हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं उसको लागू करना चाहिए और सब लोगों को हमेशा इस पर सावधान रहने की जरूरत है। सर, हमारा पोजीशन है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। आर्टिकल 15 टू बी रेड विथ क्लॉज 4, आर्टिकल 16 टू बी रेड विथ क्लॉज 4। सर, कई दिनों तक चर्चा हुई थी जब ये दोनों आर्टिकल बने थे इसी सेंट्रल हॉल में सर, कई दिन तक। आज हमने चंद घंटे निर्धारित कर दिए और कहा इसकी आत्मा को मार दो। मेरे सर बड़ी मुश्किल से सर, आदरणीय उपसभापति महोदय, बड़ी मुश्किल से यह हासिल हुआ है। उपसभापति महोदय गौर फरमाया जाए सर, बड़ी मुश्किल से सुबह में यह हासिल किया सर। रंग भी मिलता जुलता है सर, ये झुनझुना कहते हैं इसे, आमतौर पर यह बजता है सर, लेकिन इस दौर में
ये झुंझुना सत्ता प्रतिष्ठान के पास है, हिलता है बजता नहीं है सर, हिलता है बजता नहीं है। अब सर आखिरी टिप्पणी एक कर के खत्म करता हूं। आखिरी टिप्पणी, चूंकि हम एकमात्र दल हैं जो खुलेआम विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप पिछड़ो, आप एंटी बैकवर्ड, एंटी दलित हो, और ये डंके की चोट पर कह रहे हैं। आपके मनसा वाचा कर्मना में ये चीजें हैं। आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा सर, हो गया 3 मिनट है आपका। हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से चाहे कोई हो सर, तकाजा नहीं बदलते हम। The people of Tamil Nadu will be affected because of this proposed constitutional amendment. We are staging walkout at this stage. Yes. We are staging a walkout. Honorable. तो तमाम दलों के नेताओं ने अपने अपने पक्ष रखे हैं। चर्चा जारी है। आज चर्चा खत्म होने के बाद बिल पर वोटिंग कराई जाएगी। सरकार को यह बिल पास कराने के लिए 2/3 यानी 163 वोटों की जरूरत होगी। मौजूदा समय में राज्यसभा में बीजेपी गठबंधन के पास 88 सांसद हैं। इनके अलावा कांग्रेस के 50, सपा के 13, बीएसपी के 4, एनसीपी के 4 और आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों ने बिल का समर्थन किया है। टीएमसी, अन्ना द्रमुक, बीजेड, टीडीपी और टीआरएस में से किसी एक सांसद के समर्थन करने पर राज्यसभा में ये बिल आसानी से पास हो जाएगा। अगर राज्यसभा में भी सवर्ण बिल पास हो जाता है तो कुल आरक्षण 49.5% से बढ़कर 59.5% हो जाएगा। और इधर पीएम मोदी आज आगरा में थे, जहां उन्होंने इशारों में एसपी बीएसपी पर हमला बोला और कहा कि जो नजरें नहीं मिलाते थे वो आज चौकीदार के डर से हाथ मिला रहे हैं। स्पष्ट दिख रहा है उत्तर प्रदेश में, तो आप ये भी देख रहे हैं कि बालू, मोरंग लेकर शोषितों वंचितों का अधिकार तक जो खा गए, ऐसे लोगों ने भ्रष्टाचार में साझेदारी का अभियान शुरू किया है। एक दूसरे के घोटालों और घपलों को छुपाने के लिए वो हाथ मिला रहे हैं, जो कभी एक दूसरे से आंख मिलाने के लिए भी तैयार नहीं थे। भाई और बहनों, राजनीतिक स्वार्थ के लिए लखनऊ के गेस्ट हाउस का वो शर्मनाक कांड, उसे भी भुला दिया गया। और 2019 की जंग जीतने के लिए पक्ष विपक्ष के दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। लगातार रैलियों के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी सरकार की विकास योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने चिरपरिचित आरोपों से सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आपके आशीर्वाद है, इसलिए चौकीदार लड़ रहा है, बड़े बड़े दिग्गजों के साथ लड़ रहा है। जनता की अदालत में नरेंद्र मोदी जी ने 1 मिनट लोकसभा में कदम नहीं रखा, क्योंकि चौकीदार ने चोरी की है और चौकीदार डर के भाग गया। मिशन 2019 की जंग में चोर और चौकीदार का फैसला जनता को करना है, क्योंकि जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के सोलापुर में पीएम मोदी ने मेट्रो समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण बिल पास होने को ऐतिहासिक पल बताया और सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली में सत्ता के गलियारे से लेकर किसानों की मंडी और राशन की दुकानों तक बिचौलियों को हटाने की मुहिम ये चौकीदार ने छेड़ के रखी है। अब इस सवाल का जवाब मिलना जरूरी है कि कांग्रेस के नेता जो शोर अभी कर रहे हैं, उसका मिशेल मामा से क्या कनेक्शन है। कमीशन खोरों के सारे दोस्त इकट्ठा होकर चौकीदार को डराने के सपने देख रहे हैं, लेकिन मोदी है दूसरी मिट्टी का बना हुआ। यही नहीं, पीएम मोदी ने बुधवार को ही यूपी के आगरा में करीब 3,500 करोड़ रुपए की
योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। यहाँ भी उन्होंने कांग्रेस और एसपी-बीएसपी गठबंधन पर जमकर वार किया। जो एक दूसरे का मुंह देखने को तैयार नहीं थे, चौकीदार को दूर से ही देख करके ऐसे घबरा जाते हैं, ऐसे घबरा जाते हैं। हमारा जो होगा होगा, हिसाब किताब बाद में देख लेंगे, पहले ये चौकीदार को निकालो। अरे चौकीदार गया तो सब लूट बांट करके जिंदगी गुजारा कर लेंगे, लेकिन चौकीदार है तब तक जीना मुश्किल करके जाएगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान में सरकार बनने के बाद जयपुर में जनसभा को संबोधित किया और पीएम मोदी पर एक बार फिर वार करते हुए राफेल सौदे में हेराफेरी का आरोप लगाया। 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री लोकसभा में 1 मिनट के लिए नहीं आ पाया। 2.5 घंटे राजस्थान के युवाओं, 2.5 घंटे निर्मला सीतारमण जी ने भाषण दिया। भाषण की धज्जियां उड़ा दी हमने, हमारे सवाल के जवाब नहीं दे पाए। मगर लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी 1 मिनट के लिए अपना चेहरा नहीं दिखा पाए। चौकीदार और चौकीदार लोकसभा के अंदर एक पैर नहीं रख पाया। जनता की अदालत से 56 इंच की छाती वाला चौकीदार भाग गया और एक महिला से कहता है, सीतारमण जी आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। सियासत में आरोप प्रत्यारोप तो लाजमी है, लेकिन सवाल है कि ऐसे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी फैसला सुना चुका है। खैर 2019 करीब है और जनता की अदालत में साफ हो जाएगा कि वो किसे चोर मानती है और किसे चौकीदार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार और झारखंड की बाकी तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट जरूर करें। हमारी वेबसाइट है news18bihar.com और news18jharkhand.com।